नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज विद विराज में। तो आज जिस कहानी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है भूमिका। ये एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर मूवी है। इस कहानी के अंत में डायरेक्टर हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारी भूमि के बारे में। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और अगर आप जीतना चाहते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी नागापट्टिनम में शुरू होती है जहां शुक्रवार का और रात के 9:30 बज रहे होते हैं। वहां एक औरत घर में अकेली होती है। वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। वो अपनी माँ को बुलाती है लेकिन उसकी माँ आसपास कहीं नहीं होती। कुछ देर ढूंढने के बाद वो अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति उससे फोन पे कुछ देर बातें करता है। उसके बाद उसको बताता है कि नए प्रोजेक्ट का चेक मिला है। ये सुनने के बाद वो औरत काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक ट्रक के टक्कर मारने से उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पति की मौत हो जाती है। ये औरत यहाँ पे रो रही होती है लेकिन वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं रहता। अगले दिन यानी शनिवार को नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के एक काउंसलिंग सेंटर में एक लड़की दिखती है जिसका नाम संयुक्ता रहता है, शॉर्टकट में सैम। वो एक बच्चे की काउंसलिंग कर रही होती है। सैम का एक 4 साल का बच्चा भी होता है लेकिन वो 4 साल का होने के बावजूद भी बोल नहीं पाता। सैम उसको लेके एक डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसको बताती है कि वोकल कॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल विड्रॉल सिंड्रोम का केस लगता है। उसके बाद हमें सैम का पति गौतम दिखता है। वो अपनी एक पुरानी दोस्त गायत्री जो कि एक आर्किटेक्ट होती है और अपनी बहन अदिति और सैम को बैठा के गाड़ी से जा रहा होता है। रास्ते में रुक के वो मंत्री जी से बात करता है। मंत्री जी को बताता है कि प्रोजेक्ट शुरू करने में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसे परेशान कर रहे हैं। तो मंत्री जी कहते हैं उन्हें मैं देख लूंगा, तुम प्रोजेक्ट शुरू करो। उसके बाद गौतम अपने एक नौकर धर्मन को बैठा के प्रोजेक्ट साइट पर चला जाता है। साइट पे पहुंचने पे गायत्री कहती है कि ये बहुत ही सुंदर जगह है, इसमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन गौतम कहता है कि इन सब को हटा के हम यहाँ पे 500 विला खड़ा करेंगे। इसके बाद गौतम और गायत्री में थोड़ी सी बहस हो जाती है लेकिन सैम बीच में आकर उन दोनों का झगड़ा रोक देती है। धर्मन सिद्धू को लेके जंगल की तरफ घूमने जाता है। वहाँ वो सिद्धू को लाल गौरैया दिखाता है और उसको कहता है कि शायद जब तुम बड़े होगे तब तक ये सब होंगे ही नहीं, मैंने ही इन्हें बहुत दिनों बाद देखा है। सभी वहाँ पे इधर उधर घूम रहे होते हैं और वहाँ की चीज़ों को देख रहे होते हैं। धर्मा वहाँ उगी एक दीवार पे एक बरगद के पेड़ को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी गौतम आता है और उससे कहता है कि शाम हो गई है, जाकर जनरेटर चालू कर दो। उसके बाद गौतम और धर्मा गाड़ी से बाजार चले जाते हैं। रात हो जाती है। गायत्री अपने मोबाइल से अपने एक दोस्त कृष्णा से चैटिंग कर रही होती है। तभी अदिति वहाँ आती है और उसको बताती है कि जब कृष्णा उसके घर आता था तब वो बहुत हैंडसम लगता था और फिर वो लोग उसके साथ फ्लर्ट करने के मकसद से उसे अपनी फ़ोटो भेजते हैं और उसको भी अपनी फ़ोटो भेजने के लिए कहते हैं। लेकिन जवाब में वो कहता है कि जो फ़ोटो तुमने खींची है मैं उसी में हूँ। ये सुनकर अदिति डर जाती है। वो लोग उस फोटो को ध्यान से देखते हैं लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब अदिति उस फोटो को देखती है तो उसमें पीछे एक परछाई दिखती है। ये देखते ही अदिति डर जाती है और फ़ोन को फेंक के जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सैम दौड़ते हुए ऊपर आती है और उन लोगों से पूछती है क्या हुआ। गायत्री उसको सारी बात बताती है लेकिन जब वो फ़ोन में देखती है तो वो परछाई वहाँ पे पीछे पड़े एक फ्लावर पॉट का होता है। तभी कृष्णा का मैसेज फिर से आता है। कौन है ये देखकर गायत्री चौंक जाती है। वो सैम को बताती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो उसे पता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सैम उसे इग्नोर करने के लिए कहती है ये गौतम का दोस्त है तो वो उसी की तरह होगा, ये बस मजाक कर रहा है। लेकिन अदिति और ज़्यादा डर रही होती है तो सैम कहती है उसे ही रिप्लाई मत करो, जाने दो। उसके बाद गौतम आ जाता है। गौतम थोड़ा परेशान रहता है। वो अपने दमा का इन्हेलर ले रहा होता है। सैम आके दरवाज़ा खोलती है तो उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन गौतम कोई जवाब नहीं देता है। तभी गायत्री भी आ जाती है। वो भी पूछती है क्या हुआ। गौतम कुछ परेशान लग रहा है। गौतम पानी मंगाता है तो गायत्री पानी लेने जाती है और उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद गौतम बताता है कि हमारा एक दोस्त कृष्णा जिसका कल एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, उसकी बीवी जो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही अदिति जोर जोर से रोने लगती है। गौतम उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों परेशान हो, तुम तो उसको अच्छे से जानती भी नहीं थी। तब गायत्री बताती है कि कृष्णा पिछले 1 घंटे से हमें मैसेज कर रहा है। तो गौतम कहता है कि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं रहता, वो तुम्हें मैसेज कैसे कर सकता है। तो सैम बताती है कि कभी कभी हो जाता है कि नेटवर्क गलती से आ गया हो, लेकिन गौतम ये मानने को तैयार नहीं रहता। तभी मैसेज की आवाज़ आती है। सैम कहती है हो सकता है एक्सीडेंट वाली जगह पे किसी लड़के को फ़ोन मिल गया हो और वो लड़की का नंबर देख के तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है। गौतम कहता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। उसके बाद वो लोग खाना खाने चले जाते हैं। धर्मा भी नहीं आया रहता है क्योंकि वो रात को साइकिल से आने वाला था। तभी कुछ देर में मैसेज की आवाज़ फिर से आती है और गौतम उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना
कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। गायत्री बहुत ही डर जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में हाथ डालती है और फोन की बैटरी निकाल के दिखाती है। ये देखते ही सभी वहाँ पे डर जाते हैं। अदिति रोने लगती है। गौतम भी परेशान हो जाता है। फिर गौतम बहुत ही हिम्मत करके उस मोबाइल के पास जाता है। वो अपने कांपते हुए हाथों को मोबाइल की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो मोबाइल को छूने वाला होता है कि तभी लाइट कट जाती है और अदिति जोर से चिल्लाती है। गौतम लाइट और मोबाइल लेकर आता है। वो जैसे ही मोबाइल गायत्री को देता है तो गायत्री मोबाइल फेंक देती है और कहती है कि अब मैं इस मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी, हमें यहाँ से अभी घर चल देना चाहिए। लेकिन गौतम जाने से मना करता है। सैम उसको ले जाके अकेले में समझाती है कि मुझे भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है ये कुछ सही नहीं हो रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर गौतम उन लोगों को बैग पैक करने के लिए कहता है। गौतम गाड़ी पार्किंग से स्टार्ट करके गेट तक लाता है, लेकिन गेट पर जब सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गौतम काफी प्रयास करता है, उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उस समय में भी मैसेज आने की आवाज घर के बाहर तक आ रही होती है और जितनी बार मैसेज आता है उतनी बार वो लोग और ज्यादा डरते जाते हैं। सारे प्रयास विफल होने के बाद वो लोग अंदर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं होता है। अदिति कहती है कि हमें पैदल जाना चाहिए, लेकिन गौतम उसे डांटते हुए कहता है कि आगे 10 किलोमीटर तक रिजर्व फॉरेस्ट है, अगर जंगली जानवरों ने हमला किया तो हमारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। सभी लोग उतर के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अदिति डर की वजह से नहीं जाती। वो घर के बाहर ही खड़ी रहती है। गौतम, गायत्री और सैम वो तीनों एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। सैम बहुत ही आराम से उसको कहती है कि तुम इसे इस तरह से देखो कि तुम्हारा दोस्त कृष्णा जो तुम्हें मैसेज कर रहा है। तो गायत्री कहती है कि ये कोई साधारण बात नहीं है, एक फोन बिना बैटरी के चल रहा है और उस पे एक मरा हुआ आदमी मैसेज कर रहा है। सैम उनको समझाती है कि हो सकता है वो हमसे कुछ कहना चाहता हो, क्यों ना हम एक बार उस मैसेज को देखें। गौतम वो फोन लाके गायत्री को देता है। तब अदिति भी अंदर आ जाती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है। गायत्री मैसेज पढ़ती है, उसमें सिर्फ एक ही चीजें बार बार भेजी गई रहती है, माउंट रोज यार्ड स्कूल मिस्ट्री। यही मैसेज बार बार रिपीट किया रहता है। गायत्री बताती है ये कोई 8 से 10 साल पहले हुई घटना है जिसके बारे में मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। तब गौतम कहता है कि तुम्हें पता है माउंट रोज यार्ड स्कूल कहाँ है। ये सुनते ही गायत्री अपने चारों तरफ घर को देखने लगती है। ये वही स्कूल है जिसमें हम रह रहे हैं। गायत्री फोन उठाती है और कृष्णा को एक मैसेज टाइप करती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। गायत्री थोड़ा खुश हो जाती, लगता है वो चला गया, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। गौतम कहता है कि फोन अब भी बिना बैटरी के यहाँ पर चल रहा है। सैम कहती है कि वो हमें ये मिस्ट्री क्यों बताना चाहता है। गायत्री कहती है सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही है, स्कूल की लाइब्रेरी। गौतम अकेले टॉर्च लेके स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। सैम और गायत्री ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। यहाँ गौतम लाइब्रेरी में उस मैगजीन को ढूंढ रहा होता है। अदिति ऊपर जाके सैम और गायत्री के ऊपर चिल्लाती है। गायत्री उसे वहीं पे शांति से बैठ जाने के लिए कहती है, लेकिन अदिति नहीं मानती। वो कहती है कि तुम लोग बाहर आओ चाहे मत आओ, मैं अकेले ही जा रही हूँ। गायत्री उसे रोकने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन अदिति नहीं रुकती है और गौतम को उस केस से रिलेटेड कुछ मैगजीन्स मिल जाती हैं। यहाँ अदिति भी गेट के पास पहुँच जाती है। गौतम जब आता है तो वो अदिति को ढूंढने लगता है। जब उसे पता चलता है कि अदिति बाहर चली गई है तो वो अदिति को ढूंढने चल देता है। अदिति जैसे ही गेट के बाहर कुछ दूर जाती है तभी उसके ऊपर जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं, लेकिन धर्मन साइकिल लेके पहुंच जाता है वहाँ पे और वो अदिति को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ कुत्ते उसे काट लेते हैं। तभी गौतम भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उन तीनों को कुत्ते काट लेते हैं। फिर भी वो बच के जल्दी से गेट के अंदर आके गेट बंद कर देते हैं। अदिति जोर जोर से रो रही होती है और चिल्ला रही होती है। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और मैगजीन देखते हैं, लेकिन मैगजीन में वो सारे पन्ने गायब होते हैं जिसमें उस केस के बारे में लिखा रहता है। लेकिन उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि किसी 14 साल की लड़की का मर्डर हुआ था। वहाँ पे शोर होने की वजह से सैम सिद्धू को ले जाके एक कमरे में लिटा देती है। गौतम धीरे धीरे जाके गायत्री का फोन उठाता है। उसके बाद वो गायत्री को बुला के पूछता है, क्या कृष्णा ने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें दिखाई देगा? तो गायत्री उसे बताती है कि उसने कहा था कि जब तुम सीरियस होगी तब मैं दिखाई दूंगा। तो गौतम उसे उसका फोन दिखाता है। वो फोन देख के डर जाती है। तभी वहाँ सैम आ जाती है। गौतम उसे भी गायत्री का मोबाइल दिखाता है। गायत्री का मोबाइल देखते ही सैम चौंक जाती है, क्योंकि उसमें गायत्री और अदिति के साथ तीसरा कोई और नहीं, वही 14 साल की लड़की रहती है जिसकी मौत वहाँ पे हुई रहती है। तब उन लोगों को समझ में आता है कि इतनी देर से कृष्णा नहीं, ये लड़की उन लोगों को मैसेज कर रही थी। सैम और अदिति का दर्द कम करने के लिए उसे इंजेक्शन लगाती है। धर्मन भी जनरेटर चालू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता है। तभी गौतम स्कूल का रजिस्टर लेके आता है और वो उसमें भूमिका नाम की लड़की को ढूंढता
होते हैं, लेकिन उसका नाम वहाँ पे नहीं होता है। सैम जब उस मैसेज को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि शायद वो लड़की किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही होगी, तभी उसने इस तरीके से मैसेज लिखा है। लेकिन गौतम उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद भी सैम उसको मैसेज करती है और सैम के मैसेज जाते ही कुछ देर के बाद उसका रिप्लाई आ जाता है। उस मैसेज को देखने के बाद सैम धर्मन को लेके कैंपस के एक कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उस मैगजीन्स के पन्ने रखे होते हैं। उस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेशन एक लाइब्रेरियन और उसकी एक 15 साल की बच्ची भूमिका जो दिव्यांग थी। गणेशन उसको पढ़ाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन भूमिका का इंटरेस्ट पेंटिंग में ज्यादा था। गणेशन की यही इच्छा थी कि किसी भी तरह वो भूमिका को पढ़ा लिखा कर हाई स्कूल पास करा दे। भूमिका की चीजों को अगर कोई उसकी जगह से हटाता है तो वो बहुत ही बेचैन हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी चीजों को उसकी जगह से हटाया जाए। उसे पॉलिस्टर के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पहनती थी। जब वो पेंटिंग करने बैठ जाए तो उसी नोटबुक या कैनवास की बाउंड्रीज का पता ही नहीं चलता था। पेंटिंग के अलावा वो पड़ोस में एक खाली घर में जाकर अपना वक्त बिताती थी। गणेशन अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके उसके एडमिशन के लिए कहता है, लेकिन उसका प्रिंसिपल मना कर देता है। 150 साल पुराना ये स्कूल एक सैमुअल नाम के बिजनेसमैन ने खरीद लिया। सैमुअल उस स्कूल को अपने हिसाब से डेवलप करने में जुट गया। उसी समय वहाँ स्कूल में इस्माइल अख्तर और उनकी वाइफ जो कि दुनिया के मशहूर पेंटर थे वो आते हैं। वो उस स्कूल को देख रहे होते हैं। तभी जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे भूमिका की पेंटिंग देख के अचंभित रह जाते हैं और फिर वो भूमिका से मिलते हैं। उससे मिलने के बाद वो लोग उसको एक गिफ्ट देते हैं और उसकी कुछ और पेंटिंग भी देखते हैं। उसके बाद वो लोग उसको एक हफ्ते के लिए होने वाले आर्ट वर्कशॉप पर इनवाइट करते हैं। इस्माइल अख्तर गणेशन से कहते हैं कि भूमिका के भविष्य के बारे में क्या सोचा है। गणेशन बताता है कि उसकी पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से करवाई है, इस साल वो बोर्ड का एग्जाम पास कर लेगी। इस्माइल अख्तर उसको बताते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है उसको, वो बहुत ही टैलेंटेड है। कल हम शहर जा रहे हैं और उसकी पेंटिंग्स को इंटरनेशनल कंपटीशन में सबमिट करेंगे। इस्माइल अख्तर और उनकी वाइफ वहाँ से जाने के बाद भी भूमिका को भूल नहीं पाए। वो शहर से उसके लिए पेंटिंग की चीजें भेजते रहते थे और भूमिका उन पेंटिंग की चीजों को उस अकेले कमरे में ले जाके दीवारों को पेंट करती रहती। फिर हमें पता चलता है कि वो इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में भूमिका जीत जाती है। इसके बाद वो प्रिंसिपल भूमिका को स्कूल में एडमिशन दे देता है। इस बात से खुश होकर गणेशन भूमिका के पास मिठाई लेके जाता है और उसको लेके स्कूल की तरफ चल देता है। भूमिका रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन गणेशन नहीं सुनता है। उस दिन भूमिका घर से बाहर तो निकली, लेकिन अगले दिन उसकी मौत की खबर आ गई। इस कहानी को सुनने के बाद धर्मन मुस्कुराता है और लैंप लेकर फिर से जनरेटर चालू करने चला जाता है। धर्मन मुस्कुराते हुए जनरेटर स्टार्ट करता है और इस बार जनरेटर एक बार में ही स्टार्ट हो जाता है। फिर सैम कहती है कि इन न्यूज आर्टिकल्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भूमिका के मौत के कुछ ही दिन बाद ये स्कूल बंद हो गया और इसके कुछ ही महीनों के बाद इस स्कूल के आसपास के गाँव वाले गाँव छोड़कर चले गए और ये पूरी रोज यार्ड वैली जंगल का हिस्सा बन गई। ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ? ये सब सुनकर अदिति काफी डर जाती है। वो अपने भाई गौतम और गायत्री से बदतमीजी से बात करती है कि तुम लोग ही यहाँ पे मुझे मारने लेके आए हो। ये सुनकर गौतम उसे एक थप्पड़ मार देता है। गायत्री और सैम उन लोगों को समझाते हैं। सैम कहती है कि भूमिका के साथ क्या हुआ और उसे क्या चाहिए, उसको पूरा करके ही यहाँ से निकलने में हमारी भलाई है। उसके बाद सैम भूमिका को मैसेज करती है। फिर भूमिका का रिप्लाई आता है, बी ब्लॉक 2nd फ्लोर। इसके बाद गौतम वहाँ पे चला जाता है। जब गौतम वहाँ पहुँचता है देखता है कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। फिर धर्मन जब जनरेटर स्टार्ट करने के बाद वापस आता है तो वहाँ पे बैठ के वो जोर जोर से हंसने लगता है। गायत्री और सैम के पूछने पर वो बताता है, हम लोग आदिवासी हैं, जंगल में रहते थे। जब लोग जंगल पर अतिक्रमण करने आते थे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जब ये बात हम लोग दादाजी को बताने जाते तो वो जंगल में जाकर कच्चे घरों के ऊपर उगे पेड़ की जड़ों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते थे। ये देखकर कुछ लोग उनको बुद्धिमान और कुछ लोग उनको पागल कहते थे। वो ऐसा क्यों करते थे ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो उनको बताता है कि उसे लगता है कि ये भूमि है ना, हमारी धरती, ये हमेशा हमसे कहती है कि मुझे तो अपने आप को बचाना आता है, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। फिर गायत्री उन्हें गाया हाइपोथेसिस के बारे में बताती है। जैसे जब हमारा शरीर में कोई बीमारी होती है तो हमारा शरीर बुखार के जरिए गर्म होकर उस बीमारी से लड़ता है, उसी तरह ये धरती भी ग्लोबल वार्मिंग के जरिए गर्म होकर इंसानों को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तब सैम पूछती है कि तुम लोग ये सब मुझे अभी क्यों बता रहे हो। तब धर्मन कहता है कि जो अभी आपने कहानी पढ़ी उसमें भूमिका कोई और नहीं, ये भूमि है, ये धरती, जिसे कोई भी नकली चीज पसंद नहीं। उसके साथ अगर तुम अपने मनमानी करोगे तो ये भी उसको पसंद नहीं। उसकी चीजों को अगर तुम इधर से उधर करोगे तो भी उसे पसंद नहीं। उसको कोई भी कैद करके नहीं रख सकता। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग उसके साथ अपनी मनमानी करोगे और वो आप लोगों को कुछ भी नहीं करेगी? वो अगर चाहे तो आप लोग बच नहीं सकते। गौतम जब उस कमरे में पहुंचकर देखता है तो वहाँ पे भूमिका द्वारा बनाई पेंटिंग दिख रही होती है, लेकिन अचानक ही वो सारी पेंटिंग जीवित हो जाती है। पेड़ हिलने लगते हैं, पंछी उड़ने लगते हैं
मछलियाँ पानी में तैरने लगती हैं और धीरे धीरे पॉल्यूशन से सब कुछ खत्म होता दिखता है। जब गौतम अगले कमरे में देखता है तो उसे जलती हुई एक पृथ्वी दिखती है। यहाँ पे सैम सिद्धू को देखने जाती है। तभी अदिति गायत्री का फोन लेके नीचे की तरफ जाती है। गायत्री भी उसे ढूंढने उसके पीछे पीछे जाती है। अदिति को लगता है कि सारे मुसीबत की जड़ ये फोन ही है और वो नीचे जाकर हथौड़ी से फोन तोड़ देती है। उस फोन के टूटते ही गौतम के पास जो सारी पेंटिंग जीवित हुई रहती हैं वो फिर से पेंटिंग में बदल जाती है। तभी भूमिका की आत्मा अदिति के पास आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये सब गायत्री देख रही होती है। उसके बाद वो भागती है लेकिन भूमिका की आत्मा उसका पीछा करती है। फिर भूमिका कांच की बोतल से गायत्री के सिर पर मारती है। सैम उन लोगों को ढूंढते ढूंढते आती है और वो देखती है कि गायत्री के सिर से खून निकल रहा है। वो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाती है। उसके सिर से निकलते हुए खून को बंद करने का प्रयास करती है। तभी धर्मन वहाँ आता है और वो भूमिका की आत्मा को देख लेता है। वो धीरे से सैम को कहता है कि जाके आप गाड़ी स्टार्ट करो, मैं गायत्री को लेकर आता हूँ। सैम गाड़ी स्टार्ट करने की जैसे ही कोशिश करती है भूमिका वहाँ पे आ जाती है। सैम गाड़ी स्टार्ट करके आगे भगाती है और वो सीधा गौतम के पास जाती है। भूमिका भी उसके पीछे जा रही होती है लेकिन तभी धर्मन आके उसको अपनी तरफ बुला लेता है। भूमिका धर्मन के पास जाके उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर धर्मन बेहोश हो जाता है। गौतम को गाड़ी में बैठाने के बाद सैम उसको बताती है कि अदिति का पता नहीं चल रहा है और गायत्री को भी काफी चोट लगी है। तब गौतम पूछता है कि सिद्धू कहाँ है। इसके बाद सैम जल्दी से गाड़ी लेकर घर की तरफ जाती है। इधर भूमिका सिद्धू के कमरे में पहुंच जाती है। जब सैम और गौतम घर के पास आकर देखते हैं तो धर्मन वहीं बेहोश पड़ा रहता है। गौतम जल्दी से गायत्री के पास जाता है और सैम सिद्धू के कमरे में, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने वाली होती है अचानक दरवाजा खुल जाता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो भूमिका सिद्धू को पेंटिंग सिखा रही होती है और जब वो पेंटिंग करने के बाद वो पेंटिंग सिद्धू को देती है तो सिद्धू उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद भूमिका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुबह एम्बुलेंस आती है और वो गायत्री और अदिति को लेकर जाते हैं। सिद्धू की आवाज भी एकदम ठीक हो गई रहती है लेकिन अदिति उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाती। धर्मन भी अपने गाँव वापस चला जाता है। फिर गायत्री भूमिका के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्लान भूमिका को दुख पहुंचाने लग गए थे, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आई। उस दिन गणेशन जब भूमिका को लेकर प्रिंसिपल के पास जा रहा होता है तभी वो देखती है कि रास्ते में जो पेड़ था उसे कंस्ट्रक्शन वाले काट रहे थे। ये देखकर वो रोने चिल्लाने लगती है और उस पेड़ से जाकर लिपट जाती है और उस पेड़ में अपना सिर मारने लगती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है लेकिन वो नहीं रुकती। गणेशन भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो पेड़ पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। भूमिका की मौत के बाद कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी। वहाँ पर मरने वाले लोगों में कोई भी स्टूडेंट या टीचर नहीं था, सभी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग ही मारे गए। भूमिका जब जिंदा थी तो उसे अपने आसपास कोई भी बदलाव पसंद नहीं था। इसी तरह मरने के बाद भी उसे अपने आसपास कोई भी बदलाव पसंद नहीं है। ये सब सुनते ही सैम अचानक से परेशान हो जाती है और वो जल्दी से गौतम के पास भागती है। तब हमें पता चलता है कि कृष्णा गौतम का वही दोस्त था जिसने उसे ये प्रोजेक्ट दिलवाया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई रहती है। यहाँ गौतम मिनिस्टर से बात कर रहा होता है। मिनिस्टर कहता है कि काम तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। फिर गौतम भी कहता है कि सर काम जल्दी ही शुरू कर देंगे। उसके बाद गौतम अच्छी तरह से भूमि पूजन करके काम को शुरू करवा देता है। फिर गौतम जाकर उसी पेंटिंग वाले कमरे में खड़ा होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मिनिस्टर की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई रहती है। तभी गौतम के आसपास की सारी पेंटिंग फिर से जीवित हो जाती है। ये देखकर गौतम चौंक जाता है। सैम भागते हुए गौतम के पास जाती है लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचती है दरवाजा बंद हो जाता है और फिर भूमिका गौतम को भी मार देती है। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। और अगर आपका कमेंट मुझे पसंद आता है तो आप जीत सकते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।